नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वित्त मंत्री अरुण जेटली भुवनेश्वर में मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव में बोल रहे थे। उन्होंने ऐसा भारी सवाल दाग दिया है कि जवाब देने से पहले आपको 2016 से चलकर 1947 में जाना पड़ सकता है। 69 साल पीछे जाकर उस समय के अखबारों के पन्ने पलटकर ही वित्त मंत्री जेटली के सवालों का एक हद तक जवाब दिया जा सकता है। ऐसा हो नहीं सकता कि 1947 के अखबार बंटवारे की भयावह दास्तानों से नहीं भरे होंगे। उनमें सिर्फ आजादी का ही जश्न होगा। नोटबंदी कवर कर रहे तमाम पत्रकारों को वित्त मंत्री के सवाल से बचने की जगह सामना करना चाहिए। एक छोटी सी कोशिश उनके बयान के पहले हिस्से की तरफ से मैं भी करना चाहता हूं। पहले आप वित्त मंत्री के बयान के उस हिस्से को फिर से सुनिए जिसे अभी हमने आपको सुनाया। गुजारिश है कि एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। और इसका बड़ा उद्देश्य क्या है? और उसके बाद कुछ समय के लिए निर्णय को लागू करना, उसकी पेन भी है, पीड़ा भी है, जो आजकल हमें महसूस भी होती है। और हमारे टेलीविजन के मित्र तो केवल उस पीड़ा को दिखलाते हैं, उसके पीछे जो आर्थिक और नैतिक सोच है उसको नहीं दिखलाते। कई बार मैं सोचता हूं, और मैंने कुछ दिन पहले यह उदाहरण किसी को दिया कि इस देश को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। उसकी भी बहुत पीड़ा थी। दुनिया का रेफ्यूजी पॉपुलेशन सबसे अधिक ट्रांसफर हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान तक। हिंसा हुई, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की जान गई। अगर उस वक्त 24 घंटे का टेलीविजन होता तो उस पीड़ा को दिखलाता या आजादी मिल गई इसको दिखलाता? ये एक जीवन की वास्तविकता है, इसके साथ जीना है। जेटली जी ने कहा कि पीड़ा, हिंसा, पलायन ये सब जीवन की एक वास्तविकता है। उस वक्त का सहारा लेकर इस वक्त की तकलीफों के बारे में मंत्री जी ने ऐसा कहा। कम से कम उन्होंने ये नहीं कहा कि नोटबंदी से हो रही परेशानियां वास्तविकताएं नहीं हैं। उनकी शिकायत यह है कि फैसले के मकसद और असर को कम जगह मिल रही है। इस मकसद की तुलना वे आजादी के लम्हों से करते हैं। सरकार लगातार अपने विज्ञापनों और नेताओं, मंत्रियों के भाषणों के जरिए मकसद की बात रख रही है। उनके सांसद लोगों के बीच जा रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। मकसद की बात लोगों तक पहुंची भी है। तभी तो बैंकों की कतार में खड़े लोग कह रहे हैं कि फैसला ऐतिहासिक है। बहुत से कहते भी हैं कि वे मोदी जी के साथ हैं। क्या यह बात लोगों तक सिर्फ सरकार के विज्ञापनों के जरिए ही पहुंची? क्या इसमें टीवी, रेडियो और अखबारों का कोई योगदान नहीं? आप दर्शकों को भी पूरा मूल्यांकन करना चाहिए कि नोटबंदी के बाद परेशानियों को ही जगह मिली या इस फैसले के मकसद को उसकी तुलना में कम जगह मिली। इसमें संपादकीय लेखों को भी शामिल कीजिए, सुर्खियों को भी शामिल कीजिए, पूरे चैनल, पूरे अखबार का मूल्यांकन कीजिए, किसी स्वतंत्र आयोग से पूरी रिपोर्ट बनवाइए। परेशानी की खबरें आलोचना नहीं है, परेशानी की खबरें तात्कालिक हैं। नोटबंदी के कारण कई मजदूरों से काम छिन गया, रेहड़ी पटरी वालों की कमाई कम हो गई, शादियों के घर में पैसे नहीं जुटे, बीमारी पर बिजली गिर गई, किसानों को पैसे नहीं मिले खेती के लिए, बैंकों की कतार में खड़े खड़े लोगों की पुरानी बीमारियां उग्र हो गई। तमाम अखबारों में जगह जगह से लोगों के दम तोड़ने की खबरें भी छपी, टीवी में भी आई। जानवरों को चारा नहीं मिला, कई उद्योगों को लाखों से लेकर करोड़ों तक का नुकसान हुआ। तब भी इनमें से ज्यादातर लोग फैसले को तुगलकी नहीं कह रहे थे। विरोधी नेता जरूर इस फैसले को तुगलकी फैसला बता रहे थे। क्या ये वास्तविकताएं उस मकसद को बड़ा नहीं बनाती हैं? क्या उनका कवरेज मीडिया का सिर्फ अतिवाद ही है? बहरहाल जेटली जी ने पूछा है कि 1947 के वक्त आज का टीवी मीडिया होता तो पीड़ा दिखाता या आजादी दिखाता? आज की पीढ़ी 3 मूर्ति लाइब्रेरी में रखे उस साल के अखबारों की माइक्रोफिल्म देख सकती है। बंटवारे के कारण जो हिंसा हुई, कुछ इंटरनेट पर भी हैं, जो हिंसा हुई उसमें लाखों लोग मारे गए। जेटली जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। लाशों के अंबार लग गए। उस वक्त ये अखबार अगर इन खबरों से अनजान थे तो वे अखबार कहे जाने लायक नहीं हैं। मगर ऐसा हो नहीं सकता। बहरहाल हम आपको दिखाना चाहते हैं कि 15 अगस्त 1947 के दिन छपे अखबारों के पहले पन्ने किस तरह के रहे होंगे। तो इंटरनेट से ही लिए हैं, ये सारे पुराने अखबार हैं। बर्थ ऑफ इंडिया, फ्रीडम, इस तरह के हेडलाइन है। नेशन वेक्स टू न्यू लाइफ, मिस्टर नेहरू कॉल्स फॉर बिग एफर्ट फ्रॉम पीपल, इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड्स, 2 डोमिनियंस आर बॉर्न। इस तरह की सुर्खियां उस वक्त अखबारों में हैं
और जेटली जी की बात सही है कि 15 अगस्त के दिन आजादी की ही सुर्खियां पहले पन्ने पर नजर आती हैं, लेकिन 9 नवंबर 2016 को क्या नजर आता है? ये देखिए, द ग्रेट कैश क्लीन अप, इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन, कैश वॉश एबॉलिश्ड, ₹500 एंड 100 नोट्स टेलीग्राफ, द ब्लैक बक स्टॉप्स हियर सेज मोदी, हिंदुस्तान टाइम्स, ब्लैकआउट 500 100 नोट्स नो लॉन्गर वैलिड, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसी तरह से जो सुर्खियां हैं वो बिल्कुल आजादी के दिन की तरह हैं। अखबारों ने 9 नवंबर 2016 को वैसी ही बड़ी बड़ी सुर्खियां लगाई जैसी 15 अगस्त के रोज के अखबारों में छपी थी। थैंक यू जेटली जी, मौका देने के लिए, पीछे जाने के लिए। इस सरकार में एक अच्छी बात यह कि पढ़वाती बहुत है पत्रकारों से, रिसर्च काफी करने का मौका देती है। पहले 2-3 दिनों तक, बल्कि उससे आगे तक, 9 नवंबर के बाद मीडिया में आमतौर पर नोटबंदी को लेकर उत्साहवर्धक खबरों की ही मात्रा अधिक थी। सभी बड़े उद्योगपति अभी तक इस फैसले की तारीफ ही कर रहे हैं। जब बैंक खुले और लोगों को कैश नहीं मिला तो समस्याएं बढ़ने लगी। इन समस्याओं की खबरों से सरकार ने भी अपने फैसले लेने की गति को बेहतर किया, कई बेहतर फैसले भी लिए। बाद में फिर लोगों ने भी परखा कि जो टीवी पर खबर सुनी है वो बैंक के सामने क्यों नहीं दिखाई देती। इन खबरों में यही था कि पैसे नहीं मिल रहे हैं। बहुत कम ये आलोचना कर रहे थे लाइन में खड़े लोग कि सरकार ने कोई गलत फैसला लिया है। ये किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए एक और सवाल पूछते हैं, जब देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ था या उस वक्त के अखबार पीड़ा छोड़कर आजादी के जश्न में डूबे हुए थे, तब हमारे प्यारे गांधी जी क्या कर रहे थे? राष्ट्रपिता गांधी जी, क्या वे आजादी के मकसद के साथ थे दिल्ली में या लोगों की पीड़ा के साथ थे? 15 अगस्त 1947 के रोज महात्मा गांधी नई दिल्ली में नहीं थे। गांधी जी 9 अगस्त को ही कलकत्ता पहुंच गए, जिसे आजकल कोलकाता कहते हैं। कोलकाता से वे आज के बांग्लादेश में मौजूद नोआखली गए और वहां से लौटकर बिहार आए। फिर सितंबर महीने में दिल्ली आ गए। जनवरी 1948 में दिल्ली के दंगे नहीं रुके तो आमरण अनशन पर बैठ गए। कलकत्ता में दंगे हो रहे थे और गांधी उन दंगों को शांत करने पहुंचे थे। गांधी ने किसी भी तरह के जश्न में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं 15 अगस्त की खुशी नहीं मना सकता, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, लेकिन मैं यह भी नहीं कहूंगा कि आप जश्न न मनाएं। दुर्भाग्य से जो आजादी हमें मिली है उसमें आने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य में टकराव के बीज हैं। वहां गांधी वापस जाओ के नारे लगते रहे, मगर फिर भी गांधी प्रार्थना सभा कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम दंगों में पागल हो चुके, खतरनाक वहशी हो चुके लोगों को शांत करने के लिए फिर से इंसान बनाने में लगे रहे। 1916 से 1947 के बीच 31 साल तक जिस आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया, जब वो आंदोलन आजादी के मुकाम पर पहुंचा तो गांधी उस जश्न से उन्होंने खुद को दूर कर लिया। उनकी कोशिश कामयाब हुई। थोड़े ही दिनों में दंगों का उफान शांत होने लगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि पंजाब में 55,000 सैनिक तैनात थे, फिर भी वहां बड़े पैमाने पर दंगे होते रहे। बंगाल में एक ही सिपाही था, वहां दंगे रुक गए। गांधी के इस प्रसंग से जेटली जी को कुछ जवाब मिल सकता है, हम सबको भी कुछ सीखने को मिल सकता है। आज के नेता भी सीख सकते हैं। 15 अगस्त को जब नेहरू अपना ऐतिहासिक भाषण अंग्रेजी में पढ़ रहे थे, मध्य रात्रि को गांधी उपवास का ऐलान कर रहे थे, चरखा चला रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। आज के दौर में मीडिया विश्वसनीयता के घोर संकट से गुजर रहा है। उसकी साख की वापसी के आसार दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब लौटेंगे। तमाम राजनीतिक दलों के बड़े नेता छोटी मोटी आलोचनाओं को लेकर असहनशील होते जा रहे हैं। मीडिया सरकार की बात करे या जनता की बात करे या उसका संतुलन कैसा हो, यह एक चुनौती का काम है। नेताओं के साथ साथ उनके समर्थक भी आक्रामक होते जा रहे हैं। उस जनता को क्या जवाब दिया जाए जो कहती है कि मीडिया सिर्फ सरकार की बात करती है? उस सरकार से कैसे कहा जाए जिसे लगता है कि उसकी बात हो ही नहीं रही है? फिर से गांधी जी का सहारा लेता हूं। 15 अगस्त 1947 के बाद आता है 12 नवंबर 1947। इस दिन महात्मा गांधी पहली बार ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में पहुंचे। गांधी ने पहली बार और आखिरी बार रेडियो से संबोधन किया। गांधी जी को कुरुक्षेत्र जाना था, जहां वे पाकिस्तान से आए 2 लाख शरणार्थियों को संबोधित करना चाहते थे। वहां भी लोग उत्साहित थे कि गांधी जी आएंगे तो उनसे मिलकर अपनी पीड़ा बताएंगे। पीड़ा, लेकिन तभी घोषणा होती है कि कुछ कारणों से गांधी कुरुक्षेत्र नहीं जाएंगे और ऑल इंडिया रेडियो से संबोधित करेंगे। कुरुक्षेत्र के कैंप में टेबल पर रेडियो, मर्फी रेडियो का एक बड़ा वाला रेडियो रखा जाता है। उसके सामने लाउडस्पीकर रखा गया ताकि सब तक गांधी की आवाज पहुंचे। लगे कि गांधी बोल रहे हैं, इसलिए कुर्सी पर उनकी तस्वीर भी रख दी गई। गांधी ने रेडियो का इस्तेमाल आजादी के जश्न के लिए नहीं किया, बल्कि हिंसा और पलायन के शिकार लोगों की पीड़ा को सुकून देने के लिए किया। इसीलिए 12 नवंबर को जन प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 नवंबर को नोटबंदी हुई, उसके 4 दिन बाद 12 नवंबर को इस साल भी दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जन प्रसारण दिवस मनाया गया।
उस वक्त गांधी रेडियो को लेकर आश्वस्त नहीं थे। दूसरे विश्व युद्ध में रेडियो का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए बहुत खतरनाक तरीके से हुआ था। मैं हिटलर का जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि हिटलर का नाम आते ही हमारी राजनीतिक सड़क छाप हो जाती है। गांधी रेडियो को जरूरी नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि लोगों के बीच जाकर बात करना ही बेहतर है। वे नहीं चाहते थे कि रेडियो का प्रभाव इतना बढ़ जाए कि मशीन बड़ा हो जाए और व्यक्ति छोटा हो जाए। कहीं आज ये तो नहीं हो गया कि चैनल बड़े हो गए और लाखों करोड़ों लोग पीछे रह गए। आदमी छोटा हो गया, जैसे एंकर मसीहा हो गया, रिपोर्टर और उसकी खबरें धुआं धुआं। आम लोगों की खबरें गायब हैं, बड़े बड़े नेताओं के फालतू भाषण पर बहसें हो रही हैं। इसलिए 1947 के साल में रेडियो ने गुमशुदा लोगों को मिलाने का बड़ा उपयोगी काम भी किया। जरूरी नहीं कि आप गांधी की हर बात से सहमत ही हो, मैं एक जिक्र कर रहा हूं। गुमशुदा लोगों की जानकारियां खुद प्रसारित हुआ करती थी रेडियो से। लोग परेशान हैं, इसे सिर्फ जीवन की एक वास्तविकता कहने की सुविधा वित्त मंत्री के पास हो सकती है। लगातार कैश का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन लोगों का अनुभव बैंकों के पास जाकर वैसा नहीं है। बैंकों के आगे सिर्फ कतारें नहीं हैं, बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो दर्ज होनी चाहिए। अगर जेटली जी के अनुसार नोटबंदी के ये 50 दिन आजादी के लम्हे जैसे हैं, तो इन कतारों में छिपी कहानियों को भी उसी तरह दर्ज किया जा सकता है, जैसे आजादी से पहले और बाद के महीनों के दौरान उस वक्त के अखबारों में दर्ज किया होगा। बैंकों के आगे कतारों की कहानियों से सरकार को भी मदद मिलेगी, उसके फैसलों में इसकी झलक मिलती है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की मुलाकात हीरा देवी से हुई। आगरा से दिल्ली आकर हीरा देवी 2-3 घरों में काम करती हैं। उम्र के कारण इतना ही कर सकती हैं, हर घर से कैश ही मिलता है। हीरा देवी को आज किसी घर से सैलरी नहीं मिली। यही जवाब मिला कि 1 हफ्ते बाद ले लेना, 100-200 करके ले जाओ, अभी सारा पैसा नहीं मिलेगा। वे लोग भी रोज बैंक की लाइन में लगकर आ जा रहे हैं। जब उन्हें ही पैसे नहीं मिलेंगे तो हमें कहां से देंगे। हीरा देवी कितना समझती हैं। हीरा देवी की हालत खराब है, हम उनके घर तो नहीं गए, पर यकीन करते हैं कि वो सौरभ के कैमरे पर सही ही बोल रही होंगी। उन्होंने कहा कि उनके घर का राशन खत्म होने के कगार पर है। 8 तारीख के बाद से नवंबर तो किसी तरह गुजर गया, लेकिन दिसंबर की शुरुआत उन्हें मायूस करती है। तेल, साबुन कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो कुछ भी नहीं है। इस टाइम तो मेरे सूखी रोटी बना के रख के आई टमाटर के साथ में। सूखी रोटी और टमाटर। हाँ जी। तो आज 1 तारीख को आप अपने घर शाम को खाली हाथ जाएंगे? खाली हाथ जाऊंगी। कितने घरों में काम करते हैं आप? कर रही हूँ 2-3 घर कर रही हूँ, ज्यादा नहीं कर रही हूँ। 2-3 घर कर, लेकिन अभी तक किसी से पैसे नहीं मिले? किसी से भी नहीं मिले। क्या ये साधारण बात है कि हीरा देवी सूखी रोटी और टमाटर खाकर इस आजादी के लम्हे में अपना योगदान कर रही हैं? वित्त मंत्री ने कहा कि नेता और मीडिया वाले नहीं बदले, इसके अलावा देश में सब बदल गया। सही तो कह रहे हैं। वैसे देश में सब बदल गया, ये भी सही है क्या? वैसे 500 के नोट को लेकर सरकार का फैसला 8 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक कई बार बदल गया।